हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज का जो अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने टॉपिक किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई होप वो आपको समझ आ गया। जैसे स्टैटिस्टिक्स में मीन होता है, प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। और किसी भी क्वेश्चन को उसके लिंक कैसे करेंगे वो भी आपको मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब मान लो कोई डेटा दिया हुआ आपको, एक रैंडमली हम डेटा लिख लेते हैं, पी दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 1/6, 0, 1/3, 1/6 और 1/3। ये टेबल बना रखा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखेंगे, वो जीरो मान लो नहीं दिया हुआ, यहां जीरो की जगह पे दिया हुआ एक्स या वाई कुछ भी लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार, फाइंड एक्स। और ये पीडीएफ है, दिस इज अ पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब अगर ये पीडीएफ है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है 1 बनेगा। इन सभी को जोड़ लेते हैं हम, 1/6 प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आप चेक कर लेना कितनी आएगी, 0 आएगी शायद, है ना, 0 आ रही है। तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 0। कई बार इनमें से कोई एक एंट्री मिसिंग हो सकती है, वो आप ऑटोमेटिकली देख लेना कि सभी का सम 1 होता है, उससे वो मिसिंग एंट्री आपकी निकल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन। समझ आई बात? ये पीडीएफ का मैंने बताया था कि सभी का प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोई एंट्री मिस कर सकते हैं और आपसे वो एंट्री की बात पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए सभी का सम 1 होता है। तो इस हिसाब से आपके पास जो अननोन एंट्री है उसकी वैल्यू आप निकाल लें, जो कि हमने निकाल ली है, 0 आ गई। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकालना है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब ये बताओ पहले, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इसको ना मैं चेंज कर देता हूं जरा सा। ये 1/3 है, 1/3 को 2/6 भी लिख सकते हो। ये मैंने बेस कॉमन करने के लिए किया बस, और कुछ नहीं किया। इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2/6। अब इसको स्टार्ट में कैसे आप लिंक करवाओगे, बताओगे आप कि आपके पास कितनी एंट्रीज हैं, 6। उसमें से 1 कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार 1 हो गया। 2 कितनी बार है ही नहीं, 2 है ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0/6 है उसकी। 6 में से एक बार भी 2 नहीं है, तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 1/3 है, 2/6 है, हमने 6 में से चेक करना है। आपके पास ये देखो, सभी का बेस, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये भी 6, सभी का बेस हमने कॉमन करवा दिया। तो 6 एंट्री आपके पास है, उसमें से 1 कितनी बार है, एक बार। 2 है ही नहीं, क्योंकि उसकी ऊपर 0 आ रहा है। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3,3। 4 कितने टाइम्स है, एक बार है 4। 5 कितने टाइम्स है, 2 बार है, तो 5,5। ये डेटा हमारे पास बन गया। डन, 4 रह गया है ना, 1 की जगह 4 आएगा। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये डेटा सिंपल। अब इस डेटा का आपने मीन निकालना है स्टार्ट्स में, या इस डेटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी में। अब क्या करेंगे आपको बताइए, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 × 2 + 4 × 1 + 5 × 2 डिवाइडेड बाय कितना, 6। यही बात होती है ना, सभी का सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही किया यहाँ पे। और इसको लिखना समेशन x × fx डिवाइडेड बाय समेशन fx भी आप लिख सकते हैं। तो डाउट कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, जो भी आएगा आपका आंसर। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था कल क्या करना है, सीधा x को मल्टीप्लाई कर देना है px के साथ और जोड़ देना, बस खत्म। अब क्या होएगा बोलो, 1 × 1/6 प्लस 2 × 0/6 प्लस 3 × 2/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 5 × 2/6। अब ये सेम ही चीज बन गई। अगर इसको मैं सम अप करूंगा ना, ये बनेगा 1 प्लस, ये तो 0 ही बन गया, यहाँ पे बन जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 2
डिवाइडेड बाय कितना 6। अब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, सेम आ रहा है नहीं आ रहा? बस यही करना था आपने, जो भी आ रहा है। मतलब पॉइंट ये था कि आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी में हम उसी मीन को कह देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, नॉर्मल स्टैट्स में हम वर्ड यूज कर लेते हैं मीन। वो दोनों का मतलब एक ही है कि उस डेटा का सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन क्या है। और ये कैपिटल एक्स ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्या चीज, जिस चीज का मीन निकालना है वो कैपिटल एक्स आपको मानना। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये बुक है आपके पास, किसी के पास? चलिए जी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें ना पिछला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा आपका। लिखिए जल्दी से। अ बॉक्स कंटेन्स, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी भी है थोड़ा। अ बॉक्स कंटेन्स 7 white and 3 red balls। किसी बॉक्स में 7 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स पड़ी हैं। 2 balls आर ड्रॉन, इस बॉक्स में से 2 बॉल्स क्या निकाली गई? 2 balls आर ड्रॉन। अब इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट है नीदर ऑफ देम इज वाइट, नीदर ऑफ देम इज वाइट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 1 white एंड 1 red। तीसरा पार्ट है नीदर ऑफ देम इज रेड। और चौथा पार्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। 4 पार्ट्स करने हैं, ये ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, हाँ जी क्या कह रहे हो? 3C2 डिवाइड बाय, परफेक्ट। नीदर ऑफ देम इज वाइट लिखा हुआ है, कोई वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों की दोनों क्या है? रेड है। कितनी? 3 है। 3 में से निकालनी कितनी है? 2। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 3C2, 3 में से कोई भी 2। और टोटल कितनी है? 10, 10 में से कोई भी 2, पहले पार्ट का। क्या करेंगे? 7 से 0 तो 1 ही होता है, क्या फर्क पड़ेगा? 7 से 0 लिखोगे 1 ही होएगा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ना लिखो, इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? पहला पार्ट था नन ऑफ देम इज वाइट, कोई वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों रेड हैं। इसका मतलब रेड 3 है, 3 में से कोई भी 2। डिवाइड बाय टोटल 10 है, 10 में से कोई भी 2। पहला पार्ट क्लियर है सभी को? सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ? एक व्हाइट और एक रेड, बताइए। 7C1 एंड का मतलब मल्टीप्लाई 3C1 डिवाइडेड बाय, परफेक्ट, 10C2। सेकंड पार्ट समझ में आ गया? सेकंड पार्ट में एक रेड थी और एक व्हाइट थी, मतलब 7 में से कोई एक। एंड के लिए मल्टीप्लाई, रेड 3 है, 3 में से कोई एक। टोटल कितना आएगा? 10C2, जो कि डिवाइड में रख दिया आप। थर्ड पार्ट, नीदर ऑफ देम इज रेड, रेड नहीं चाहिए, मतलब दोनों वाइट। कितना आएगा? 7C2 डिवाइडेड बाय 10C2। 3 पार्ट्स आपके हो गए हैं। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेशन के बाद आंसर बता दीजिए। कैलकुलेशन कर लो, पेपर में गड़बड़ मत करना। 3C2 3 होता है, 10C2 45 होता है। इसका आंसर आ गया 1/15 पहले पार्ट का। अगले का आएगा 21/45, सिंप्लीफाई करेंगे 7/15। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका 21/45, ये भी सेम आएगा, सॉल्व करेंगे 7/15 आ जाए। ये थर्ड पार्ट का डन सभी का।
अब फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ में देखो वर्ड यूज कर लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन पूछ रहा है किस चीज का, ऑफ के बाद देखो नंबर ऑफ, बस। अब ये ऑफ के बाद जो है वही चीज है जिसका मीन आपने फाइंड करना है। अब ये बताओ कैपिटल एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ, हाँ ये डिस्क्रिप्शन जरूर लिख लेना, क्योंकि जिस चीज की एक्सपेक्टेशन निकालनी है उसी को आपने कैपिटल एक्स मानना है। अब बताइए कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता है, 0, 1 और, बिल्कुल सही है क्योंकि दो बॉल निकाली है बंदे ने, या तो कोई भी वाइट ना आए, या एक वाइट आ जाए या दोनों वाइट आ जाए, यही ऑप्शन हो सकते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अगले कॉलम में बना लेते हैं। पी ऑफ एक्स, जब 0 वाइट है मतलब दोनों रेड हो गई, बताइए जरा, 3C2 डिवाइड बाय, बिल्कुल सही, कितना, 3/45 और 1/15, क्लियर। अगले केस में 1 वाइट एंड 1 रेड, हाँ 7C1 इंटू 3C1 डिवाइड बाय 10C2, ये बना था 21/45 और 7/15। अब अगला ना मुझे निकालना नहीं, आप ऐसे ही बताओ, चलो बिना निकाले। अब देखो कैसे किया ये, हाँ एग्जैक्टली सभी का सम 1 होता है। अब ये 1/15 है, ये 7/15 है, 8/15 हो गया। 1 करने के लिए क्या रह गया, 7/15, तो यहाँ डायरेक्टली 7/15 आप लिख सकते हो। सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्या बनेगा, 7C2 डिवाइड बाय 10C2, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा 7/15, क्लियर। चलो जी, टेबल तो अपना हो गया रेडी। अब आते हैं इस टेबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमने पढ़ा है x इंटू पी एक्स कर देना है, यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। अब ये डेटा को पहले आप स्टार्ट में लिंक करना, एक बारी इस डेटा को स्टार्ट में लिंक करके दिखाना। 0 एक बार है, 1 7 टाइम्स है और 2 भी 7 टाइम्स है। अगर मुझे स्टार्ट्स में हल्का सा कॉलम बनाना हो, यहाँ x और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ 0 की फ्रीक्वेंसी 1, 1 की फ्रीक्वेंसी 7 और 2 की फ्रीक्वेंसी 7। अब इस डेटा का मीन निकालना है बस आपने, कितना आ रहा है, 21/15, 7/5 और यू कैन से 1.4। सबको समझ में आ गया। एक तो ये क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर है सभी को। एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स। ये क्वेश्चन 2-3 बार ही आ चुका है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप जल्द इसको लिख लेना। क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट at least one error, the probability that at least one error in the statement prepared by A, in the statement prepared by A, B and C, the probability that there is at least one error in the statement prepared by A, B and C are 0.2, 0.25 and 0.4 respectively. पॉइंट ये लिखा हुआ है 0.2, 0.25 और 0.4, ये सामने देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। ए बी एंड सी, अगली लाइन में ए बी एंड सी prepared, A, B and C prepared 10, 16 and 20 statements respectively. 10, 16, 20 statements respectively. Find the expected number of correct statements. Find the expected number of correct statements. I hope क्वेश्चन आपने लिख लिया, लिख लिया भाई। चलिए अब ये बताइए एक्सपेक्टेड क्या निकालना है आपने, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। तो यहाँ कैपिटल एक्स क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे उसकी
प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बंदे तीन है ना, ए है, बी और सी, तीन बंदे हैं जिनकी बात हो रही है, ए बी और सी। अब ए ने कितनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, 10, बी ने 16, सी ने 20। अब यहां प्रोबेबिलिटी उस चीज की लेंगे जो उसने पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप एक बताओ, ये 0.2 क्या चीज है, एटलीस्ट वन एरर की प्रोबेबिलिटी है। अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक गलती। अब ये बताओ करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, किस में से, कैसे बताइए जरा, एक्सप्लेन कर दो। हाँ, टोटल मेरे पास वन है 100%। अब ये एटलीस्ट वन एरर की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें एक गलती भी इंक्लूडेड है, 2 3 4 5 6 सारी गलतियां इंक्लूडेड हैं इस 0.2 में। तो एरर फ्री कौन है, 0.8। मेरे पास टोटल 100% होएगा, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या कोई भी गलती ना हो, या एक गलती हो जाए, या दो गलतियां हो, या तीन हो, या चार हो, या पांच हो। वो सारी गलतियों को मिक्स करके कितना परसेंट दे दिया, 20%। तो फ्री जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 80%। तो यहां मैं 0.2 नहीं यूज करूंगा, यहां मैं 0.8 यूज करूं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड किस चीज की निकालनी है, करेक्ट स्टेटमेंट की निकालनी है, गलती वाला नहीं निकालना। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है जी। अब ऐसे ही सेकंड वाले बी वाले के लिए बताइए 0.75, और सी वाले के लिए बस अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, अंदर आ गया आपका। बस यहां ध्यान रखने वाली बात ये थी कि प्रोबेबिलिटीज जो गिवन है वो नहीं यूज करनी है आपने, जो पूछा गया है वो यूज करना है। पूछा आपसे करेक्ट का गया, गलती वाला नहीं पूछा गया। मेरी बात समझ रहे हो आप, हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है, रिपीट, चलो सुन लो। देखो सबसे पहले, और भाई सुन लो एक बारी, ए बी और सी तीन बंदे हैं। ए ने कितनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी, 10, बी ने और सी ने 20। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स की है तो प्रोबेबिलिटी भी करेक्ट वाले की आएगी। अब ये 0.2 क्या चीज है, एटलीस्ट वन एरर। तो इसमें एक एरर भी है, दो एरर भी है, तीन है, सारे हैं। तो हमें करेक्ट चाहिए तो वन में से माइनस करवा देंगे, 0.8 सही वाला आ गया। फिर बी के लिए 0.75 आ गया, सी के लिए 0.6 आ गया। ये प्रोबेबिलिटीज कौन सी हैं, करेक्ट वाली हैं। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। हो गया सभी का, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट, इस डेटा का अब एक चीज नहीं सीखोगे आप, इस डेटा का मीन, और मीन या हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, एंड वेरियांस, दो चीजें निकालनी है। इस डेटा का आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, टास्क नंबर 1 जो आपका है, और इस डेटा का आपने वेरियांस निकालना है जो टास्क नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अब वेरियांस में बताता हूं आपको क्या होता है। पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लीजिए, ये डेटा आपको दे रखा है। इस डेटा में कैपिटल X 1 2 3 है, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। स्टार्ट से लिंक करिए एक बारी, स्टार्ट से कैसे इसको लिंक करवाएंगे बताइए। मेरे पास रीडिंग्स कितनी है, हाँ। चलो तू भाई हिंदी मत बोला कर, ठीक है। चलो ये 1/6 को सबका ना पहले बेस कॉमन करवा लो, ये बन जाएगा 3/6, ठीक है। अब समझो बात को, यहां पे मेरे पास रीडिंग्स कितनी है, रीडिंग्स कितनी है 6, उसमें से 1 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, चलो 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, और 3 मेरे पास कितनी बार है, एक बार है। तो ये हाँ जी, हाँ आंसर 5/3, ठीक है। अब यहां सबसे पहला टास्क है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आपको पता ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी समेशन x इंटू पी एक्स, ये कर दीजिए 1 इंटू 3/6 प्लस
2 इंटू 2/6 प्लस 3 इंटू 1/6 कितना आ रहा है 5/3 1.67। ठीक है, ये आ गया मीन। अब आते हैं वेरियांस पे। अब वेरियांस को जरा समझने की कोशिश करिएगा, वेरियांस क्या होता है। वैसे आपको पता ही होगा, स्टार्ट्स में पढ़ा होगा आपने, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ वेरियांस होता क्या है। देखो मैं इसको स्टार्ट्स वाली लैंग्वेज में लिख देता हूँ, एक्स यहाँ फ्रीक्वेंसी। पहले सिंपल बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। मान लो मेरे पास ये 5 रीडिंग्स हैं, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं 5 रीडिंग्स पड़ी हैं। अब इन रीडिंग्स का मुझे मीन निकालना। अब सुन लो, बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के बाद वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ यूज होता है, कैसे, सब क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट। अब ये मेरे पास रीडिंग्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस डेटा का मीन निकालना। 3 आ गया, चलो मीन इसका 3 आ गया, समझ में आ गई बात। अब एक चीज होती है मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द मीन, समझ लो मेरी बात। अब क्या हुआ, मीन 3 आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे 3 पड़ा, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे, 3 अपनी सेंट्रल वैल्यू पे आ रहा है, 4 इसके यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। डेविएशन का मतलब क्या है, मीन से कितनी चीज भटकी हुई है, डेविएटेड है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 की बात करें, 1 के केस में क्या करेंगे, 1 की डेविएशन कितनी है, मीन से कितना है -2, 2 यूनिट्स नीचे है, -2 डेविएशन होगी इसकी, 2 -1, ये ऑन द मीन है, तो इसकी डेविएशन है ही नहीं, ये 1 और ये। अब हमें एवरेज डेविएशन 2, एवरेज डेविएशन निकाल, अंग्रेज आ गए हमारे यहाँ, 2 ओए 2 सैंपल। चलो अब ये डेविएशंस आ गई, -2 -1 0 1 और 2। अब क्या करें, इसका मीन निकालना। तो मीन सभी डेविए मतलब हमें एक एवरेज डेविएशन निकालनी है कि ये ग्राफ ऑन एन एवरेज कितना डेविएटेड है। तो हमने सभी डेविएशंस को जोड़ा जो कि 0 आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस 5, तो ये कह रहा है 0। ये मेथड गलत हो गया क्योंकि डेविएशन 0 तो है नहीं। 0 का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यू मीन पे है, मीन पे थोड़ी है, डेविएटेड तो है क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो कुछ ना कुछ डेविएशन तो है, मतलब ये तरीका हमारा गलत है। तो हमने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज करी। ये नेगेटिव की वजह से पंगा आ रहा था क्योंकि ये -2 है, ये +2 है, आपस में कैंसिल हो गया, फिर ये -1 है, ये +1 है, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, तो डेविएशन कुछ शो ही नहीं कर रहा, बट डेविएशन तो है। हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रखा है, डेविएशन तो शो हो रही है। तो इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज करी जिसका नाम रखा वेरियांस। वो अप्रोच क्या थी, इन सभी का स्क्वायर करवा दीजिए, -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4, कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 5, कितना, ये स्टेप यहां तक जो है क्या है वेरियांस। ठीक है जी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा करिए मैनेज, है ना। ओ चू नहीं होता, सीख लो इसे, चू बोल तो ढंग से ले, चू। तो क्या ये चलो जो भी आएगा, इसको 2 नहीं बोलते अब से, ये जो भी आ रहा है दिख रहा है, ये अंधे तो नहीं हो, बस ये जो भी आया इसको वेरियांस कहते हैं। जो भी आया वो ये तेरा बोलना जरूरी है बीच में, ये जो भी आया इसको कहते हैं वेरियांस। अब देखो वेरियांस हमने कर लिया, क्या करा, डेविएशन का स्क्वायर करा, उसकी एवरेज निकाल दी, दैट इज कॉल्ड वेरियांस। अब स्क्वायर तो हमने अपनी मर्जी से किया, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर लोगे आप। अब ये 2 का रूट कर लेंगे तो जो आएगा उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, क्योंकि आपने स्क्वायर किया, उस स्क्वायर के फैक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रूट करवा देंगे। अब जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में एवरेज डेविएशन से बात नहीं बनी। एवरेज डेविएशन में मैंने क्या करा, सभी को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 5, डेविएशन की एवरेज निकाल दी, वो 0 आ रही है, और इसका मतलब कि कोई वैल्यू डेविएट है ही नहीं, बट डेविएशन तो हो रही है। इसलिए हमने ऑल्टरनेटिव तरीका यूज करा, स्क्वायरिंग करवा के रूट करने वाला। तो वेरियांस सिर्फ कहां तक का प्रोसीजर है, स्क्वायरिंग तक का।
मतलब यहाँ पे जो ये नंबर हो रहा है, ये नंबर जो भी है, ये जो शो हो रहा है, ये जो भी है, ये क्या है, ये वेरियांस है। इसका रूट कर लेंगे, क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियांस बेसिकली क्या है, इट इज द स्क्वायर, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। डेविएशंस के स्क्वायर करके एवरेज करने को वेरियांस कहते हैं। फिर अगला स्टेप उसका रूट कर लेंगे, जो आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ गए काम क्यों हो रहा है? ये नहीं कि है, क्यों हो रहा है वो समझो आप, कि हमने काम क्यों करा, ऑल्टरनेटिव तरीका क्यों ऑप्ट किया, क्यों जरूरत पड़ी। अदरवाइज तो एवरेज ही कर लेते हम, बट एवरेज 0 आ रही है। 0 का क्या मतलब हुआ कि सारी वैल्यू मीन पे है, वो है नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। उस गड़बड़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वी ऑप्टेड अनदर प्रोसीजर एंड दैट इज वेरिएंस। तो इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। डेविएशंस के स्क्वायर की एवरेज को वेरिएंस कहा जाता है। फिर उसका रूट करके जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन हमें एक्यूरेसी नहीं देती प्रॉपर, बट स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ अप्रोक्सीमेटेड यही डेविएशन है इस ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बस अब ये जो हमने ऊपर किया हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। चलो अब ट्राई करो जरा इसका वेरिएंस निकालना है। ये जो डेटा लिखा हुआ था मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं। एक्स था, यहाँ पी एक्स था, 1 2 3। 1 क्या, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 मतलब 3/6, ये 2/6 और ये 1/6। ये डेटा हमारा बना हुआ, ठीक है। अब मीन तो हमारा निकल गया। मीन कितना आया था आपके पास, 1.67, ऐसा ही था ना कुछ। मीन आ गया था 5/3 मतलब 1.67। चलिए ठीक है। अब अगला टास्क हमारा वेरिएंस निकालने का है। वेरिएंस निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वहीं से निकल जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए इस डेटा को क्या कर सकते हैं। पहले मैं इसको स्टार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूं। स्टार्ट्स में यहाँ x लिखा, यहाँ लिखा fx। तो 1 2 3, 1 कितनी बार, 3 2, और ये हमने बना लिया टेबल, ठीक है जी, क्लियर। अब आपने क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है। अब डेविएशन कहां से लेते हैं, मीन से। मीन कितना आया था, 5/3। तो यहां बनाइए डेविएशंस का कॉलम। डेविएशंस का कॉलम क्या बनेगा, x माइनस एक्स बार। बताइए 1 की डेविएशन कितनी है, 1 माइनस 5/3। मीन 5/3 है ना भाई, पॉइंट्स में मत लो क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड है, 1.666 आया होगा, तो आप इसको फ्रैक्शन में रखो, वो बेटर है। अब यहां डेविएशन कितनी है, 1 माइनस 5/3 माइनस 2/3। कुछ क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगले पे आइए, 2 माइनस 5/3 पॉजिटिव 1/3, 3 माइनस 5/3 कितना आ गया बोलिए, पॉजिटिव 4/3। डेविएशन आ गई, ठीक है। अब ये बताइए जरा, ये डेविएशन कितनी बार है, एक बार नहीं है, 3 बार है, क्योंकि ये रीडिंग भी तो 3 बार है भाई, है कि नहीं। ये जो 1 है कितनी बार है, 3 बार है, तो डेविएशन भी तो 3 बार आएगी है, और इसका स्क्वायर भी 3 बार होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स माइनस 2/3 का स्क्वायर। कुछ रिलेट हुआ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा सुन लो। ये 1 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 की डेविएशन कितनी है, -2/3। तो -2/3 वो भी तो 3 बार आएगा, क्योंकि 1 भी 3 बार पड़ा है, तो उसका स्क्वायर भी 3 बार होगा, इसलिए 3 बार स्क्वायर करवा दिया मैंने। अब समझ आ गया। चलिए आगे आते हैं, प्लस। अब ये 2 की डेविएशन कितनी है, 1/3। कितनी बार, 2 बार। तो 1/3 का स्क्वायर कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कुछ पल्ले पड़ा। फिर आगे आ जाइए, फिर ये एक ही बार है, तो इसकी डेविएशन एक ही बार आएगी, 4/3 का स्क्वायर। ये तो हमने स्क्वायर करवा दिया, जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय डेविएशन कितनी है, 6 है। ये देखो आप सुनो, 6 कैसे आया, ये स्क्वायर कितनी बार कर रखा है, ये स्क्वायर कितनी बार कर रखा है, 3 डेविएशन का स्क्वायर ये है, 2 डेविएशन का स्क्वायर ये है, 1 डेविएशन का स्क्वायर ये है, तो डेविएशन कितनी है, 6। ये हमने 3 रीडिंग्स को नहीं जोड़ा हुआ, 6 रीडिंग्स के स्क्वायर को जोड़ा हुआ है। उसमें से 3 सेम थी तो कलेक्ट कर दिया, 2 सेम थी कलेक्ट कर दिया, 1 डिफरेंट थी अलग कर दिया। कुछ क्लियर हुआ यहां तक,
बस अब ये जो भी आएगा ये हमारे पास क्या हमें देगा, वेरिएंस। एक बार मैच कर लीजिए कितना आ रहा है। कितना? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? आप बताओ, ये कैलकुलेशन करनी है बस, कितना आ रहा है? भाई इसका आंसर देखो, मैं बताता हूँ। इसके मीन का आंसर है 1.67, वही था अपना। और इसका वेरिएंस का आंसर है 0.56। 0.56, 555, हाँ वो 56 लिख सकते हो, सही है। कैलकुलेशन नहीं हुई, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये 3 आ गया, ये स्क्वायर बनेगा 4/9 प्लस 2 आ गया, ये 1/9 प्लस 16/9 डिवाइडेड बाय 6। अब बताना एक बारी, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30, 30 डिवाइड बाय 54, 9 6 54। क्या बोली जा रहा है? हाँ 0.56। लगा रहा है? और बता दे 2 3। हो गया सभी का? तो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएंस क्या है, मीन क्या है, स्टैट्स और इस प्रोबेबिलिटी में कैसे आपस में लिंक कराएं। ठीक है जी, क्लियर? बस एक छोटा सा टॉपिक कर ले। लिख लिया? चलो, क्या हुआ? चलो अब सुन लो, अगली चीज क्या है। लंबे लंबे सांस ले रहे हो? कोई ना कोई ना, आज वो अगली क्लास में तुम्हारी बस यही है इसके। हाँ, मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। खुशखबरी भी तो सुनाई ना मैंने। ठीक है ना? बस अब पढ़ लो चुप करके। ओ नहीं, नहीं लगेगी, कुछ नहीं होएगा। नेक्स्ट क्लास नहीं है, इसी क्लास को कंटिन्यू कर लेता है थोड़ा सा, फिर फ्री कर देंगे। कर ले, चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? पागल सा। चलो, अब अगला टॉपिक देखो क्या भाई, ये क्लियर हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन और इसका लिंक क्या है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। अब अगला टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो जी, अब देख लेते हैं। और भाई सुन लो बस, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कर ले शुरू। सस्ते नशे मत करके आया करो, तुझे कह रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, महंगे ही हैं। अच्छा, वो पुराने बैच चल रहा। चलो सुनो भाई, अब क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है सुन लो। अब यहां क्या होएगा, एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाएगा। फिर उसमें से पहले मैं यहाँ ना पैरामीटर्स लिख देता हूं, एन पी क्यू एंड आर। एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, दैट इज एन। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, and Q is probability of failure in a single trial.
और लास्ट है आर, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस। है क्या इसका मतलब? एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। पहले ये पैरामीटर सारे नोट कर लीजिए। एन पी क्यू आर, एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया। पी है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड आर इज नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब एक एग्जाम्पल से सब क्लियर कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, शूटिंग का, कि किसी बंदे ने निशाना लगाना है। तो 4 टाइम्स उसने ट्राई करा, 4 टाइम्स ही ट्राइड, और वो टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। उसका टारगेट मिस हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। ठीक है जी, क्लियर? अब एक बस ये थोड़ा सा टॉपिक है, फिर ये टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं बस। अब क्वेश्चन क्या है? 4 बार उसने ट्राई करा, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया गया। क्या किया? उसने ट्राई करा, हिट हो जाएगा या मिस हो जाएगा। फिर दूसरी बार ट्राई करा, सेम एक्सपेरिमेंट, हिट या मिस। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। और हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और मिस होने की? अब ये 4 टाइम्स में से हमें 2 बार, 2 टाइम्स ही हिट द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये डेटा में पहले तो पैरामीटर डिजाइन करते हैं। इस डेटा में n कितना है? 4। n is what? The number of times an experiment is being repeated, that is n। 4 बार रिपीट करा तो n 4 हो गया। r है 2। r का मतलब क्या होएगा? कितने सक्सेस चाहिए। अब उसको कितने सक्सेस की रिक्वायरमेंट है? 2। r 2 हो गया। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, टारगेट हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और मिस होने का फेलियर, 4/5। ये सारे पैरामीटर्स हमने यहां पे लिख लिए। एन पी क्यू आर, सबको क्लियर हो गया? चलिए अब करेंगे क्या? देखो क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 4 बार करा, पहली बार लग जाए निशाना, दूसरी बार भी हिट, फिर मिस, फिर मिस। एक ऑप्शन आ गया। और क्या ऑप्शन है? हिट हो गया, मिस, हिट, मिस, ये एक ऑप्शन है। और हिट, ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है बताइए? पहले 2, फिर दोनों। बड़े मजे आ रहे हैं तुझे, है ना? फिर आगे, अब बोल, सस्ते नशे। फिर आगे, और ये मास्क सा लगा के ना पता नहीं क्या बोली जाता है। मिस, हिट, बस एक रह गया। और मिस वो वाली मिस नहीं, मतलब है कि रह गया। चलो कोई ना कोई ना, अब एक रह गया, जल्दी बता दो। हाँ ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये 6 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला 6 होंगे? मे बी और भी हो सकते थे। अब देखो करना क्या है, आपके पास 4 स्पेसिस हैं, आपको सिर्फ 2 स्पेसिस पे टिक मारने हैं, और वो अरेंजमेंट करें या कॉम्बिनेशन करें। मतलब यहां पे मैं 4 में से 2 जगह अरेंज करूं या सिलेक्ट करूं? सेलेक्ट, क्योंकि दोनों टिक सेम है। अगर मैंने 1 2 सिलेक्ट कर लिया या 2 1 सिलेक्ट कर लिया, रखने तो टिक ही है ना, फर्क ही नहीं आपको समझ आना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4C2। 4C2 कितना होता है? 6। इसलिए 6 केस बने कि 4 में से आपने 2 टिक मारने हैं। वो कितने केस होंगे? 4C2 6 केस होंगे। ये 6 केस आपके बन गए कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, 6 तरीके हो गए। समझ गए? अब यहाँ 1 2 या 2 1 सेम है, डिफरेंट है? सेम, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन का यूज करा। 4P2 नहीं लगाया, 4C2 लगाया। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो 6 तरीके बन गए। अब ये बताइए जरा, फर्स्ट तरीके की प्रोबेबिलिटी, पहला क्या हुआ? टिक। पहला क्या हो रहा है यहाँ पे? टिक। टिक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। एंड दूसरा क्या हुआ? टिक। पहले केस की बात कर रहे हैं, इस वाले केस की। 1/5, 1/5, फिर 4/5, 4/5। ये पहले केस का आंसर, पहले केस का आंसर आ गया 1/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, पहले केस का। फिर दूसरे केस का 1/5, 4/5, 1/5,
4/5, बस आगे पीछे हुए अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके तो 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर बनेगा ना, चाहे आगे पीछे होने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड का भी कितना आया 1/5 का स्क्वायर। आप एक चीज नोटिस करो, सारे केसेस में दो टिक है दो क्रॉस है, सेम आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ जाएगी, 6 बार, और ये इसका आंसर है। कुछ समझ में आई आपको बात? अब इसको फॉर्मूला वाइज कैसे बनाएंगे वो समझ लेना आप। अब यहां इसका फॉर्मूला है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। आधे लोगों को तो यही नहीं पल्ले पड़ता। अब समझ लेते हैं कैसे ये बना। सुनो, आपने क्या करना है, N मेरे पास, सुन लो बस थोड़ा सा, N मेरे पास ट्रायल्स जो मैंने परफॉर्म करे, R नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब ये मान लो मेरे पास ये टोटल N है, इसमें से ये चीजें R हैं, तो ये बाकी क्या रहेगी N माइनस R। मान लो मैंने 10 बार ट्राई करा, 4 सक्सेस चाहिए, तो ये 4 है पहले वाला ब्लॉक, अगला ब्लॉक क्या है 6, ये बात होगी। अब ये बताओ टिक कितने लगेंगे, टिक कितने लगेंगे, यहां टिक यहां टिक यहां टिक यहां टिक यहां टिक, कितने आएंगे R, टिक कितने आएंगे R, समझ आ रहा है क्या है, समझ आ गया ये, टिक नंबर ऑफ सक्सेस R टिक लगेंगे, और क्रॉस कितने लगेंगे N माइनस R। आप एक सिंपल एग्जांपल समझो, किसी बंदे ने, सुन लो एक बारी, 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आप अपना बताना 10 बार एक्सपेरिमेंट करा, 10 में से 2 बार हिट करना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो केस जो बनेगा, जितने भी केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे पहले 10C2, क्योंकि 10 में से 2 टिक मारने हैं, तो 10C2 का मतलब 45 केस बनेंगे, और हर एक केस में 2 टिक लग रहे होंगे, 8 क्रॉस लग रहे होंगे। ये बात समझ आ रही है? अब 2 टिक का मतलब क्या हुआ, 2 टिक, टिक की प्रोबेबिलिटी ऊपर दे रखी है 1/5, 1/5 कितनी बार, और फेलियर 4/5 कितनी बार, बस ये आ गया, समझ गए। अब मैंने इसको R से रिलेट कर दिया, R क्या है नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब N मेरे पास टोटल है, उसमें से R मुझे सक्सेस चाहिए, तो N माइनस R जो रह गए वो फेलियर है, समझ गए बात इतनी। अभी NCR क्या है, नंबर ऑफ केसेस, R टिक लगाने हैं मुझे, वो कहां कहां पे लगेंगे, NCR नंबर ऑफ केसेस आगे। अब ये टिक कितनी बार लगे R, तो यहां सक्सेस की कितनी पावर आ गई R, और फेलियर की कितनी आ गई N माइनस R। अब पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो, समझ आ गया। अब ये बताओ, एक्सपेरिमेंट को 15 बार किया गया, बस मुझे आंसर बता देना, एक्सपेरिमेंट को 15 बार किया गया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो फेलियर की ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कितना 3/4, क्योंकि सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है हमेशा, या तो लगेगा नहीं लगेगा ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, है ना। अब ये 15 में से 3 बार टारगेट हिट होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 15 में से 3 बार हिट होना चाहिए। 15C3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि 15 में से 3 जगह पे टिक मारने हैं, वो कहां कहां पे लग सकते हैं, ये नंबर ऑफ केसेस डिसाइड करें, ठीक है जी। अब लग गया, केसेस आपके पास आ गए, हर एक केस में क्या हुआ है, 3 टिक लगे हैं, 12 क्रॉस लगे हैं, 3 टिक का मतलब 1/4 3 बार, और 3/4, कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये है बस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है बट है नहीं। अब यहाँ जो फॉर्मूला हमने लिखा है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ये क्लियर हो गया। NCR का मतलब क्या डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ केसेस, मतलब N में से, टोटल में से R जगह पे टिक मारने हैं, तो NCR, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ केसेस। P क्या है, सक्सेस, कितनी बार आएगा, R टाइम्स आएगा, तो P इंटू P R हो गया, P की पावर R। फेलियर कितनी बार आएगा, रिमेनिंग N माइनस R, तो फेलियर N माइनस R आ गया। तो डाउट कंफ्यूजन समझ में आ गया, बहुत है, थक गए, चलो ठीक है जी, थैंक यू।